आपके अपने YouTube चैनल सोम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि एक जीके जीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है या फिर डिस्कशन चल रहा है, तो इसको देखिए और जो भी क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, राइट, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं जरूर और बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर चैनल में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक तो करें ही और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरे लिए वो अच्छा होता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई चलो मेरा वीडियो कोई देख तो रहा है, अच्छा तो लग रहा है, तभी तो वो सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताएं कि और इसमें क्या किया जाए। ठीक है, तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन है। ठीक है, तो वो है कौन, तो प्रणीति नायक। याद रखिएगा, प्रणीति नायक जो है कि ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत का एकमात्र प्रतिनिधि कर रही थी। ठीक है, प्रणीति नायक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है। तो याद रखिएगा केवड़िया। ठीक है, केवड़िया जो है, केवड़िया ये कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में, राइट। और भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है केवड़िया। नेक्स्ट है कि द टाइम फॉर मर्सी, ए टाइम फॉर मर्सी, ए टाइम फॉर मर्सी किसके द्वारा लिखा गया है या लेखक कौन है। तो इनके लेखक जो हैं ये हैं जॉन ग्रिशम। जॉन ग्रिशम, याद रखिएगा जॉन ग्रिशम क्या है, ए टाइम फॉर मर्सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने नूरा अल मतोसी को अपना महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है। ठीक है, तो ये है यूएई। यूएई जो कि आंसर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट, ठीक है, लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार, लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, राइट। तो ये है यूएसए। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। तो यूएसए के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट नरेंद्र मोदी साहब को पुरस्कार से सम्मानित की घोषणा की है। देखिए चक हाउ, ठीक है, अर्थात काले चावल का भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग किसको मिला है। तो कौन से राज्य जो है जीआई टैग देते हैं, तो ये है मणिपुर, राइट। तो मणिपुर चकहाव, याद रखिएगा चकहाव या फिर काला चावल, काला चावल मणिपुर के द्वारा भौगोलिक सांकेतिक टैग दिया गया है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू किया गया है। तो बलराम योजना जो शुरू किया गया है वह उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु, ठीक है, कौन सा योजना, तो याद रखिएगा बलराम योजना कहाँ से शुरू स्टार्ट हुआ है, बलराम योजना, राइट। तो ये स्टार्ट हुआ है उड़ीसा से, उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बाल बजट की शुरुआत की गई, बिहार में एक बजट की शुरुआत की गई जिसको कहते हैं बाल बजट। ठीक है, तो इसमें कब से शुरू किया गया है, तो ये 2013-14 में, राइट। याद रखिएगा 13-14 में बिहार में बाल बजट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में भूमि सुधार संबंधित सॉफ्टवेयर चक बिहार, ठीक है, चक बिहार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो ये है चक बिहार। चक बिहार का निर्माण किया गया है आईआईटी रुड़की के द्वारा, आईआईटी रुड़की के द्वारा, राइट। आईआईटी रुड़की के द्वारा शुरू किया गया है या बनाया गया है क्या, चक बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा, राइट। तो आईसीसी 2020 महिला विश्व कप 2023 का मेजबानी जो करेगा वो करेगा साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, तो मानव संसाधन के विकास को, याद रखिएगा मानव संसाधन
विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, तो वह आठवीं, ठीक है, आठवीं। अब देखिए 8वीं कब से कब तक था, तो ये था 92 से 97 तक, 92 से 97 तक 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं एनडीपी, निवल घरेलू उत्पाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा, जैसे कि क्या है कि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन तो है तथा बेरोजगारी के संबंध को, इन्फ्लेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है। तो ये संबंध को अगर कोई ग्राफ इसको दर्शाता है तो उसको कहेंगे फिलिप्स वक्र, ठीक है, फिलिप्स कर्व जिसको हम लोग कहते हैं, फिलिप्स कर्व जो है, वक्र या कर्व जिसको बोलते हैं वक्र, ये क्या दर्शाता है, इन्फ्लेशन और बेरोजगारी का संबंध है, इसमें बेरोजगारी का संबंध, राइट। तो ये हो जाएगा फिलिप्स वक्र। अब देखिए क्या है कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता थी, ठीक है। तो क्या था कि न्यायपूर्ण वितरण, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना, राइट, 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका याद रखिएगा 97 से 2002 तक था, ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना जो था आपका, इसमें क्या कहा गया था कि जो वितरण जो होगा वो न्यायपूर्ण होगा और साथ में विकास भी होना चाहिए। तो ये था 9वीं पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता। अब देखिए क्या है कि किसी द्रव्य का बाष्पन दर किसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि किसी द्रव्य का बाष्पन दर तो द्रव्य के तापमान पर निर्भर करती है, तो सही है। चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है, ये भी सही है। और द्रव्य की सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। हेलियोसेंट्रिक मॉडल किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा निकोलस कोपर्निकस, ठीक है, निकोलस कोपर्निकस। तो हेलियोसेंट्रिक मॉडल जो था सर्वप्रथम किसके द्वारा लिया गया था, ये निकोलस कोपर्निकस के द्वारा। तो देखिए होता क्या है कि हेलियोसेंट्रिक मॉडल होता क्या है बेसिकली, राइट। तो हेलियोसेंट्रिक मॉडल कुछ नहीं है कि इसमें सूरज जो है सेंटर पे है, सन सेंटर पे है और इसके चारों ओर प्लैनेट एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो इसी को कहते हैं हेलियोसेंट्रिक मॉडल, ठीक है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, तो कोपर्निकस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। याद रखिएगा कि कोई मानव के द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह कौन था, तो ये था यूरेनस, राइट। तो यूरेनस जो था ये मानव के द्वारा पहला खोजा गया प्रथम ग्रह था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव अवस्था में जो लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जैसे कि कोई लिक्विड है ये सीधे किस में चेंज हो जाएंगे, गैस में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड में बिना, अच्छा सॉरी। तो देखिए ये होता है क्या है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जो चेंज हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन क्या कहते हैं हिंदी में, उसको कहते हैं
ऊर्ध्व पातन, या फिर इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज नथिंग बट टू चेंज इनटू ए गैस। ठीक है, जो भी कोई भी अगर सॉलिड है तो ये गैस में चेंज हो जाएगा और ये लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि कैम्फर हो गया, कैम्फर एक एग्जाम्पल है। ठीक है, या फिर कपूर, जिसको हम लोग बोलते हैं कैम्फर को कपूर ही बोलते हैं। तो कपूर क्या है कि सॉलिड से डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। नेक्स्ट है लट्टू को घूमना, किसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, लट्टू मतलब घूम रहा है। ठीक है, अगर ये लट्टू है, चलिए ये लट्टू है, ये घूम रहा है, तो ये किधर घूम रहा है, सेंटर की ओर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स। अब देखिए किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो रिएक्शन में जो पदार्थ भाग लेंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे अभिकारक। ठीक है, क्या कहेंगे, अभिकारक। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है कि रिएक्शन का जो रेट है या तो उसको बढ़ा देगा या तो उसको घटा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु को हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है, तो वो होता है समतल और उत्तल दर्पण। समतल और उत्तल दर्पण, याद रखिएगा, जो वास्तविक वस्तु को हमेशा सीधा भी दिखेगा और मतलब सीधा प्रतिबिंब बनाने वाले दर्पण होते हैं समतल और उत्तल दर्पण। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही उत्तर, इसका क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण हम, क्या होता है कि अगर प्रकीर्णन के कारण हम लोग क्या कहते हैं, कोहरा में हम लोग इसको देख नहीं पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है। ठीक है, तो ये है जाइलम। ठीक है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी, तो याद रखिएगा जो होता है, याद रखिएगा पानी को हम लोग क्या कहते हैं, जल कहते हैं। ठीक है, याद रखने का तरीका बताते हैं कि पानी को हम लोग क्या कहते हैं, जल, और जल का अगर परिवहन करता है तो कौन करेगा, जाइलम करेगा, जाइलम। ठीक है, तो ज से जल, ज से जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगरहंस दीपिका, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, पैनक्रियाज में, या फिर कहाँ पे पाए जाते हैं, अग्नाशय में। अग्नाशय में क्या होता है कि लैंगरहंस दीपिका पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है। तो ठीक है, वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा वैक्सीनेशन के लिए। तो एडवर्ड जेनर क्या था, तो ये एक वैक्सीनेशन किए थे, जैसे कि चेचक का जो वैक्सीनेशन किया था वो एडवर्ड जेनर के द्वारा ही ये प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि आर्सेनिक मतलब कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो आर्सेनिक 74 जो है वो ट्यूमर के लिए होता है, सोडियम 24 रक्त के थक्के के लिए होता है, और कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए होता है। तो ये चारों इसका सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है। तो ठीक है, तो डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले याद रखिएगा डीपीटी, राइट। तो डी से हो जाएगा डिप्थेरिया, पी से आपका हो जाएगा पर्टुसिस, और टी से क्या हो जाएगा, टेटनस, राइट। तो डीपीटी, तो पी से हो जाएगा क्या, पर्टुसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए स्तनधारी में तो छिपकली जो होगा स्तनधारी वर्ग में नहीं आता है। ये किस में आता है, तो सरीसृप में आता है। सरीसृप में कौन आता है, तो ये आता है छिपकली, राइट। बाकी जितने भी हैं चूहा, बिल्ली, गिलहरी, ये स्तनधारी में आते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, मैमेलिया कहते हैं। ठीक
ठीक है, स्तनधारी को क्या कहते हैं? मैमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जीव समूह में कौन सा जीव समूह मुकुलन या बडिंग द्वारा प्रजनन करता है? ठीक है, तो ये होते हैं कौन? तो ये हो जाएंगे सिलेंट्रेटा, राइट। तो ये जो बडिंग के द्वारा प्रजनन जो करते हैं, बडिंग के द्वारा प्रजनन करते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? सिलेंट्रेटा। ठीक है, जैसे कि मूंगा हो गया, हाइड्रा हो गया, स्पंज हो गया, ये सब देखिए बडिंग के द्वारा ही लोग प्रजनन करते हैं। कौन कौन करते हैं? तो याद लिख लीजिए कि मूंगा, उसके बाद हो जाएगा आपका हाइड्रा, और तीसरा क्या हो जाएगा? स्पंज, राइट, या फिर सिलेंट्रेटा। तो ये सब क्या होता है? बडिंग के द्वारा प्रजनन करते हैं। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो याद रखिएगा, एक स्वस्थ शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होते हैं। ठीक है, रक्त होते हैं, और कितने होते हैं? उसमें लगभग, उस रक्त में लगभग 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है, कितना होता है? 55% प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा पित्ताशय। पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनीमिया की स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होती है? ठीक है, तो एनीमिया की जो उपस्थिति होती है आरबीसी की कमी से। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? आरबीसी की कमी से। ठीक है, तो एनीमिया जो होता है रक्तहीनता किसकी वजह से होती है? तो ये आरबीसी के कमी से होती है। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा कि आरबीसी का जीवन काल क्या होता है? आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। ठीक है, आरबीसी बनता कहाँ पे है? तो ये बनता है बोन मैरो में। बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा कि आरबीसी का अंत कहाँ पे होता है? तो ये होता है स्प्लीन में, राइट। नेक्स्ट है कि जब आप भ्रूण अवस्था में होता है, भ्रूण अवस्था में तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? ये पिल्हा में होता है। ठीक है, या स्प्लीन में इसका होता है निर्माण जब भ्रूण अवस्था में, लेकिन इसका अंत कहाँ पे होता है? स्प्लीन में ही होता है। अच्छा, आरबीसी का जब हम नॉर्मल अवस्था में रहते हैं या अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा रक्तहीनता किसकी वजह से उत्पन्न होती है? आरबीसी के कमी से। ठीक है, नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है सैटर्न, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शनि बोलते हैं। ठीक है, इसमें कितने वलय होते हैं? इसमें 7 वलय होते हैं, 7 रिंग होते हैं। ठीक है, 7 रिंग, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं? वलय कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा हाँ, ये एक चीज़ और याद रखिएगा, ये किस कलर का दिखाई देता है? तो ये पीले रंग का होता है। सैटर्न का रंग क्या होता है? पीला होता है। ठीक है, ये पीले रंग का होता है, इसमें 7 वलय होते हैं, और ये सबसे बड़ा ग्रह होता है सौरमंडल में। एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। ठीक है, जैसे ये मेरा अर्थ हो गया। अब क्या है कि एक ध्रुव से इसको मिलाने वाले, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये वाले रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे देशांतर रेखा। क्या कहेंगे? देशांतर रेखा, या फिर लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। ठीक है, और ये वाले जो रेखा हो गया इसको हम लोग कहेंगे लैटिट्यूड
या फिर अक्षांश रेखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनती है। ठीक है, तो देखिए ग्रेनाइट, साइनाइट, बेसाल्ट, ये तीनों जो हैं मैग्मा से बनते हैं और चूना पत्थर जो हैं ये मैग्मा या लावा से नहीं बनते हैं। ठीक है, ये किससे बनते हैं चूना पत्थर? तो ये चूना पत्थर जो बनता है ये अग्नेय चट्टान से बनता है। ठीक है, कौन से? अग्नेय चट्टान से, सॉरी चूना पत्थर तो अवसादी चट्टान से बनता है। अवसादी चट्टान से बनता है। अवसादी चट्टान से बनता है। ठीक है, चूना पत्थर। बाकी जितने भी हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट और साइनाइट ये फिर अग्नेय चट्टान से बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से कौन नहीं है। ठीक है, तो ये अगुलहास जो है, अगुलहास, राइट। तो अगुलहास किससे बनता है? तो ये हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधारा है। अगुलहास कहाँ की है? तो हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। हिंद महासागर की गर्म जलधारा है अगुलहास। बाकी जितने भी हैं गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, बेंगुएला, ये कहाँ की है? तो ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ठीक है, तो ये जितने भी हैं गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, बेंगुएला, ये गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा या फिर बेंगुएला, ये क्या है? तो ये तीनों जो है गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा है कहाँ का? तो ये अटलांटिक का, राइट। बाकी जो है अगुलहास कहाँ का है? तो ये है हिंद महासागर का गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है कि भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी नहीं है। ठीक है, तो ये है कौन? तो लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी कौन है? अंतर्वाही नदी नहीं है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? याद रखिएगा चुलिया नदी। ठीक है, चुलिया जलप्रपात, चुलिया, तो ये चुलिया, चौ से चुलिया, चौ से चंबल नदी। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा कि नेक्स्ट क्या है कि अमृत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो अमृत जो है, अमृत क्रांति है नदी जोड़ो परियोजना से है। अमृत क्रांति का संबंध जो है ये है नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा कि फल उत्पादन के लिए क्या कौन सा था? फल उत्पादन वाला जो फल उत्पादन के लिए था सुनहरी क्रांति। नेक्स्ट है मसाला उत्पादन के लिए क्या था? मसाला उत्पादन के लिए था बादामी क्रांति। और बागवानी के लिए जो था, बागवानी के लिए कौन सा था? तो यह था स्वर्ण क्रांति। ठीक है, तो देखिए फल उत्पादन में सुनहरी था लेकिन बागवानी में स्वर्ण क्रांति था। याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि फल उत्पादन भी सुनहरा है, बागवानी भी है, लेकिन नहीं, फल उत्पादन के लिए सुनहरी क्रांति और बागवानी के लिए स्वर्ण क्रांति। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। ये कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है, राइट। तो उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। ये कथन किसका? तो ये महात्मा गांधी जी का है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? तो देखिए केरोसिन, इसका सही उत्तर हो जाएगा केरोसिन। केरोसिन में क्या होता है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड, राइट। तो नाइट्रस ऑक्साइड
को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, N2O, याद रखिएगा। N2O को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, ये रंगहीन भी होता है और गंधहीन भी होता है, ठीक है। और इसका जो खोजकर्ता थे ये थे जोसेफ प्रिस्टले, याद रखिएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड का खोजकर्ता कौन थे, तो ये थे जोसेफ प्रिस्टले, ठीक है। ये 1793 में इसका खोज किया गया था। 1793 में नाइट्रस ऑक्साइड का खोज किया गया था और ये रंगहीन होता है और साथ में ही गंधहीन भी होता है, ठीक है। ना इसका कोई रंग होता है ना कोई इसका कोई गंध होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो शास्त्र के जनक किसे कहते हैं, तो हम लोग इसको कहते हैं लेवोजियर को, राइट। लेवोजियर को हम लोग क्या कहते हैं, लेवोजियर। तो ये है मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन शास्त्र की जनक, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सबसे भारी धातु है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटिनियम। सबसे भारी धातु कौन है, तो प्लेटिनियम, इस क्वेश्चन के अनुसार। लेकिन अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे भारी कौन है, तो वो होते हैं ऑस्मियम, ठीक है। तो प्लेटिनियम के होते हैं लगभग 21.95, ठीक है, घनत्व। लेकिन ऑस्मियम का जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ऑस्मियम का लगभग कितना होता है, 22.60, ठीक है। तो सबसे भारी की अगर बात करें तो 22.60, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार सबसे भारी कौन है, प्लेटिनियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल का क्या नाम है, तो वो होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, ठीक है। और ये कार की बैटरी में प्रयोग होने वाले अम्ल का नाम क्या है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसका संघनन से बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से क्या बनता है, तो बेकेलाइट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, ठीक है। तो याद रखिएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है। तो टेफ्लॉन जो होता है किसका बहुलक है, यह है टेट्राफ्लोरोएथिलीन, राइट। टेट्राफ्लोरोएथिलीन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो CF2 इथिलीन, CF2 डबल बॉन्ड CF2। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है। तो ये टेफ्लॉन का एक बहुलक है, मतलब टेफ्लॉन किसका बहुलक है, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। भारत में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था किस देश से संबंधित है, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। किससे लिया गया था, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। तो याद रखिएगा अगर बात करें भारत में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। जबकि राज्यसभा में अगर नामांकन कहाँ से किया गया है कि सदस्यों का नामांकन, तो ये लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है। आयरलैंड से लिया गया है कि राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था कहाँ से लिखी गई है, तो यह है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये किया गया है किसमें, तो 20 में, भाग 20 में इसका संबंध है या उल्लेख किया गया है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है, तो भाग 20 में, राइट। नेक्स्ट है कि इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये 263 में, किसमें, 263, आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल का वर्णित है, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का
गठन की प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 263 में है। ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा कि 266 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 266 ये किससे है? तो यह संचित निधि, संचित निधि से। आर्टिकल 267 दो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह है आकस्मिक निधि से, आकस्मिक निधि से। तो देखिए अनुच्छेद 266 संचित निधि, आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो यह है पश्चिम बंगाल में, बाकी और कहीं आपको नहीं मिलेंगे ये। तो ये कहाँ पे है? सिर्फ 4 स्तरीय पंचायती राज सिर्फ कहाँ पे है ये? तो ये पश्चिम बंगाल में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो देखिए आयु तो 35 वर्ष होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए, नहीं है तो ये पढ़ा लिखा वाला जो है, अगर इलिटरेट भी है, अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो वो भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। मतलब उम्मीदवार के लिए अगर कोई भी व्यक्ति खड़े होते हैं या महिला खड़ी होती है तो उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, बट ये है क्या कि उनका वर्ष 35 वर्ष होना चाहिए आयु, देश के नागरिक हो, लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? तो ये है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, कौन है? अटॉर्नी जनरल। आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत के अभी अटॉर्नी जनरल कौन है। ठीक है, और मैं बता देता हूं इसमें कि आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का वर्णन है, या फिर वहाँ पे इसका बारे में बताया गया है। ठीक है। अच्छा, ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये भारत के प्रथम या भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी हैं, राइट। प्रथम विधि अधिकारी, आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है अटॉर्नी जनरल का, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई है? तो यह था 31वां। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन। ठीक है, अभी कितने हैं? तो अभी याद रखिएगा, अभी अगर लोकसभा में टोटल सीट्स की बात करें तो यह 543। अभी जो 104 संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन की सीट को निरस्त कर दिया गया था। ठीक, हटा दिया गया था। तो अभी टोटल कितने? 543 सीट है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जब संविधान निर्माण हुआ था, संविधान निर्माण के समय में कितने सीट थे? तो ये थे 500। ठीक है, फिर बाद में जाके ये 525 हुआ और फिर बढ़ के ये 545 हो गया था। तो 31वां संविधान संशोधन के अनुसार ये सीट बढ़ा हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? ठीक है, तो सत्रावसान किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो आर्टिकल 174(2) के अनुसार, ठीक है, कोई भी राज्य की विधानसभा का सत्रावसान आदेश कौन देंगे? तो ये राज्यपाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु पुराण निम्नलिखित में किस वंश से संबंधित है? ठीक है, तो यह है मौर्य वंश से। ठीक है, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, जबकि याद रखिएगा कि सातवाहन वाला जो था वो थे सातवाहन वंश का जो मत्स्य पुराण से, और गुप्त वंश का वायु पुराण से। सातवाहन का क्या था, लिख देता हूं मैं कि मौर्य वंश से विष्णु पुराण, सातवाहन वंश से क्या था? तो मत्स्य पुराण, और गुप्त वंश से था कौन? तो वायु पुराण। अब हमें बताइए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे?
सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे और गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है, क्योंकि मैं कमेंट को देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये देखिए समुद्रगुप्त से, ठीक है। प्रयाग स्तंभ तो समुद्रगुप्त, ठीक है। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त से याद रखिएगा। जूनागढ़ से क्या था? तो रुद्रादमन जो था, रुद्रादमन जो अभिलेख था वो जूनागढ़, ठीक है। अच्छा, गौतम श्री नासिक वाले जो थे अभिलेख वो गौतम श्री बालश्री, और एहोल अभिलेख जो था वो था पुलकेशिन द्वितीय। देखिए तो मैं लिख देता हूँ, रुद्रादमन जो था ये था जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। गौतम श्री बालश्री जो था, गौतमी बालश्री, ये थे नासिक अभिलेख, और पुलकेशिन द्वितीय का जो था वो थे एहोल अभिलेख, राइट। नेक्स्ट है कि अशोक के किस अभिलेख में धर्म की व्याख्या की गई है? तो देखिए 11वां जो था उसमें क्या था? तो ये थे धर्म की व्याख्या, ठीक है। धर्म की व्याख्या किस में किया गया था? 11वीं में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा याद रखिएगा कि 9 से क्या रिलेटेड था, ठीक है। तो सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार, 9वां जो था ये था सच्चा भेंट और सच्चा शिष्टाचार। छठा था आपका आत्मनियंत्रण, छठा जो था ये था आत्मनियंत्रण, राइट, आत्मनियंत्रण छठा था आत्मनियंत्रण। 14 जो था यह था धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। धार्मिक जीवन, आप लोग कमेंट करके बताइए कि पशु बलि की निंदा किसमें की गई थी, ठीक है, पशु बलि की निंदा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों को दमन निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया था? तो यह था इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा क्या गया था? अमीरों का दमन किया गया था। नेक्स्ट है कि निकोलाई कोंटी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलस कोंटी आया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि निकोलस कोंटी कहाँ का था, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा कि डोमिंगो पायस एक पोर्तुगाल के थे, वो थे डोमिंगो पायस। ये कहाँ के थे? तो ये तो थे पोर्तुगीज। अच्छा ये किनके शासनकाल में आया था? तो ये केडीआर के शासनकाल में आया था, कृष्णदेवराय, राइट। अच्छा याद रखिएगा फिर से कि नुनीज किसके शासनकाल में आया था? तो ये थे अच्युत राय, नुनीज ये किसके शासनकाल में आए थे? तो अच्युत राय। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा इलाही संबत की शुरुआत कब की गई थी? तो ये था 1583 में, ठीक है, 1583 के द्वारा अकबर द्वारा इलाही संबत का शुरुआत किया गया था 1583 में, ठीक है। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो वारन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारन हेस्टिंग, राइट। नेक्स्ट है, किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, तो ये कहे थे लॉर्ड डफरिन के अनुसार कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किसने किया था? तो ये था एमजी रानाडे, ठीक है। कौन थे? एमजी रानाडे। पूना सार्वजनिक सभा, तो ये कौन थे? तो एमजी रानाडे। कब किए थे ये? लगभग 1867 में किए थे। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? तो ये था 1896, ठीक है। 1896 में ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे रहमतुल्ला
रहमतुल्लाह सयानी। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? तो 1896 में कांग्रेस अधिवेशन जब हुआ था, जो कि कलकत्ता में हुआ था, और इनका इनके अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीके शायद और कुछ क्वेश्चन तो नहीं रहे हैं। हाँ, एक है, इधर से है कुछ क्वेश्चन, तो इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। राइट, तो देखिए क्या है कि केवलादेव, ठीक है, कौन सा है? केवलादेव। तो ये राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, तो याद रखिएगा केवलादेव जो है राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पे है केवलादेव? कहाँ पे? राजस्थान में है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये कृष्णा गोदावरी का डेल्टा जो क्षेत्र है, ये चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण करने की विधि को किस आयु को पता चलता है? तो ये पता चलता है जीवाश्म का। राइट, कार्बन डेटिंग से हम लोग क्या पता करते हैं? तो जीवाश्म का पता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 22 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 22 मार्च को। राइट, नेक्स्ट है कि पानी के पीने की शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो यह है क्लोरीन। राइट, याद रखिएगा पानी के पीने की शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये क्लोरीन का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जनेवा में। कहाँ पे स्थित है? ये जनेवा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जनेवा में स्थित है। राइट, नेक्स्ट है विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 18 अप्रैल को। कब मनाते हैं हम लोग? 18 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। एयरफोर्स एकेडमी भारत में कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। राइट, एयरफोर्स एकेडमी कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनएसजी का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो एनएसजी का गठन हुआ था 1984 में। याद रखिएगा 1984 में एनएसजी का गठन हुआ था। अब इसको हम लोग मिलाते हैं कि विजय घाट। तो विजय घाट किससे है? लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। अभय घाट मोरारजी देसाई। याद रखिएगा अभय मोरारजी देसाई। चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर और कर्म भूमि शंकरदयाल शर्मा। फिर से मैं बता रहा हूं कि विजय घाट का संबंध किससे है? लाल बहादुर शास्त्री से। विजय घाट, राइट, विजय लाल। याद रखिएगा इसको शॉर्टकट विजय घाट का विजय लाल कर दीजिए। ठीक है, अभय का है मोरारजी। ठीक है, अभय का है मोरारजी। चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर और कर्म भूमि शंकरदयाल शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया गया है। अगर अच्छा लगा तो इसको आप लोग कमेंट कीजिए इसमें, और इसको लाइक तो करें ही और शेयर भी करें। जहाँ पे आपके ग्रुप में कोई भी जगह पे जहाँ पे आप हो सके इसको शेयर करें, और चैनल में अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।